हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, इस चैप्टर के हम अपनी कुछ वीडियो अपने चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे सीमाओं से के परे। इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इतिवृत्तों के जो लेखक थे, जो दरबारी इतिहासकार हुए, उन्होंने ही इतिवृत्त लिखा। उन्होंने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया। जो मुगल बादशाह हुए, उन्होंने कई पदवियां धारण की जिनको इतिवृत्तों के लेखकों द्वारा सूचीबद्ध किया गया। इनके अंतर्गत शहंशाह का मतलब क्या होता है? शहंशाह का मतलब होता है राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियां, अथवा जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर का मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला। अथवा शाहजहां यानी विश्व का राजा जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थीं। मुगल बादशाहों के लिए आयोजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावे को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राय इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सफावी और कंधार। सफावी जो थे ईरान का शासक वंश था, और कंधार जो है ये आज वर्तमान अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिस पर कभी मुगल अधिकार हुआ करता था, और ये भारत के ही अंतर्गत आता था। मुगल राजाओं तथा ईरान और व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। यानी कि ये कहना चाह रही है लाइन कि मुगल राजाओं व ईरान और तुरान के जो पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते थे, अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से जो पृथक करती है, हिंदुकुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। ये लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो भी राजा उस टाइम में भारतीय उपमहाद्वीप में आकर हमला करना चाहता था और इसे विजिट करना चाहता था, तो उसे हिंदुकुश पर्वत को, पश्चिम से जो भी आ रहा है, उसे हिंदुकुश पर्वत को पार करना आवश्यक था। तो ये लाइन उसी बात पर जोर देती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत में तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। जो मुगल नीति का ये निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। यानी कि काबुल और कंधार पर जब नियंत्रण होगा और वहां सेनाओं को रखकर आने वाले शत्रु की सेनाओं को वहीं रोककर उसे मात दी जा सके, जैसा कि वर्तमान में अमेरिका द्वारा किया जाता है। अमेरिका जो भी युद्ध लड़ता है वह अपने देश में न लड़कर दूसरे देशों में जाकर वहाँ की सेनाओं को उसी देश में हराकर वापस आया था। उसी प्रकार मुगल सेनाओं ने क्या करा कि जो भी शत्रु पश्चिम से आए उसे वहीं कंधार और काबुल में ही रोककर वहीं हरा दिया जाए, जिससे कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे तक ना आ सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। ये इम्पोर्टेंट है। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या था, तो उसका आंसर होगा कंधार। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। कंधार यानी आरंभ में किसके नियंत्रण में था? हुमायूं जो थे वो अकबर के पिता और बाबर के पुत्र थे, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। अकबर ने कंधार को 1595 में पुनः जीत लिया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे। सफावी जो हुआ करते थे उन्होंने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध तो बनाए, परंतु कंधार पर यह दावा करता रहा कि कंधार उनका है।
1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा। 1613 में जहांगीर ने मुगल अधिकार में कंधार को रहने के लिए शाह अब्बास जो ईरान के शासक थे उनके दरबार में एक राजनयिक दूत भेजा ताकि वे उनसे बात कर सके कि कंधार जो है वे मुगल अधिकार में रहने दिया जाए। परंतु ये राजनयिक दूत शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 की शीत ऋतु में फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया और मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और किला उसे सफावियों को सौंप देना पड़ा। किला और नगर दोनों ही सफावियों को सौंप देने पड़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों दोनों को ही स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सकें। यानी कि ओटोमन नियंत्रण के जो क्षेत्र थे, विशेषकर हिजाज अर्थात ओटोमन अरब के उस हिस्से के लिए ये सत्य है जहाँ मक्का और मदीना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। यहाँ व्यापारी और तीर्थयात्री दोनों ही स्वतंत्र आवागमन कर सकें। इस प्रकार मुगलों ने ओटोमन साम्राज्य के साथ संबंध स्थापित किए। औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया। उस टाइम क्या होता था कि कुछ धन भारत से अरब भेजा जाता था ताकि वहाँ की वो उसके मक्का काबा और मक्का के लिए उसका यूज़ किया जा सके। तब औरंगजेब को पता चला कि वहाँ इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसने इस धन का वितरण का समर्थन भारत में ही किया। यह भी वैसा ही, और उसने उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। नेक्स्ट है मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। जेसुइट कौन थे? जेसुइट जो थे ये ईसाई धर्म प्रचारक होते जिन्हें जेसुइट कहा जाता था। ये यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से हुई। यूरोप जो है इसको भारत के बारे में, यूरोप महाद्वीप के लोगों को भारत के बारे में जानकारी जो है जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत हैं। जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारक थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। अकबर जो था वह ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित अपने दरबार में बुलाने के लिए एक दूत मंडल को गोवा भेजा। पहला जेसुइट मंडल, ये इम्पोर्टेंट है कि पहला जेसुइट मंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां वह लगभग 2 वर्षों तक रहा। इसको अंडरलाइन कर लेना आप बच्चों। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका विवाद हुआ। लाहौर के दरबार में जब मुगल राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई थी तो वहाँ पर भी जेसुइट आए। तो लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 95 में भेजे गए। 2 और जेसुइट शिष्टमंडल 1591 और 95 में लाहौर के मुगल दरबार में भेजे गए थे। जेसुइट कौन हुआ करते थे? जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारक थे, जिसके माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था, उन्हीं को जेसुइट कहते थे। नेक्स्ट हम काल रेखा पर थोड़ा गौर कर लेंगे कि गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। मैंने जैसा कि बताया गया था, बताया था आपको, हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम जो थी अकबर की बुआ, हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी।
अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य कब शुरू किया गया? मैंने बताया था कि अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा लिखना शुरू किया और 13 वर्षों तक इस पर कार्य किया। 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। तो इस प्रकार 1589 से 1602 तक अबुल फजल ने अकबरनामा पर कार्य किया। जहांगीर जो था उसने जहांगीरनामा नाम से अपने संस्मरण खुद लिखे थे। जहांगीर ने जहांगीरनामा नाम से अपने संस्मरण खुद लिखे। मोहम्मद वारिस जो था इसने शाहजहां का इतिहास, जब अब्दुल हमीद लाहौरी बुढ़ापे के कारण शाहजहां नामा यानी बादशाह नामा के बारे में और न लिख सका, तो उसे बाद में कंप्लीट करना की जिम्मेदारी मोहम्मद वारिस ने उठाई और पूरा किया। मोहम्मद काजिम और औरंगज़ेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीरनामा के नाम से संकलन किया। मोहम्मद काजिम जो इतिहासकार थे, उन्होंने औरंगज़ेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास को आलमगीरनामा के नाम से संकलन किया। इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने चैनल पर इस चैप्टर के MCQ अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।